हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे व्याकरण की कक्षा 8 का पाठ 1। पाठ 1 के माध्यम से आप सीखेंगे भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। आइए जानते हैं पाठ के माध्यम से कि भाषा क्या होती है, बोली क्या है, लिपि क्या है और व्याकरण क्या है और इन सब के हमारे लिए क्या महत्व है। ज्ञानवर्धक परीक्षण देखेंगे। इसमें आपको सबसे पहले पूछा गया है भाषा की समाज में क्या उपयोगिता है। तो भाषा की समाज में बहुत उपयोगिता है। हर किसी क्षेत्र की, हर किसी राज्य की कुछ अपनी भाषा होती है, अपनी बोली होती है, जिसके जरिए जो लोग होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, संपर्क करते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भाषा को पढ़ना व सीखना क्यों आवश्यक है, विचार कर उत्तर दीजिए। भाषा को पढ़ना और सीखना बहुत आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति है, उसको भाषा का ज्ञान नहीं है तो वो सामने वाले के साथ क्या करेगा, संपर्क नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर उसको उस क्षेत्र की भाषा आती होगी या मातृभाषा आती होगी तो वो सामने वाले व्यक्ति के साथ आसानी से संपर्क कर सकता है। भाषा अर्थात लैंग्वेज। आइए जानते हैं भाषा होती क्या है। आपको कहा गया है कि एक सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य समाज में रहते हुए अनेक लोगों के संपर्क में आता है। अपने भावों एवं विचारों के आदान प्रदान के लिए उसे भाषा की आवश्यकता पड़ती है। इसी आवश्यकता से भाषा का जन्म होता है। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है स्पष्ट वाणी। वाणी ईश्वर प्रदत्त एक ऐसा गुण है जो मानव को ही प्राप्त है। यूं तो संकेतों द्वारा भी अपने विचारों एवं भावों का आदान प्रदान हो सकता है, परंतु इसमें अधिक समय लगता है तथा अस्पष्ट संकेत से कई बार पूरी बात समझ नहीं आती। अतः संकेतों द्वारा भावों को प्रकट करना भाषा नहीं कहलाता है। अतः भाषा को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है या किया जा सकता है। परिभाषा: भाषा के माध्यम से मनुष्य अपने विचारों एवं भावों को बोलकर तथा लिखकर प्रकट करता है तथा दूसरों के विचारों एवं भावों को सुनकर एवं पढ़कर ग्रहण करता है। आइए देखते हैं भाषा की विशेषताएं। भाषा की विशेषताएं होती है कि सार्थक ध्वनियों के मेल से भाषा का जन्म होता है। भाषा में ध्वनियों के लिए प्रतीक चिन्ह निर्धारित होते हैं। ध्वनियों के व्यवस्थित मेल से शब्दों का निर्माण होता है। शब्दों के व्यवस्थित क्रम से वाक्य बनते हैं। आइए देखते हैं भाषा के भेद। भाषा के दो भेद होते हैं। प्रथम है मौखिक भाषा यानी ओरल लैंग्वेज। भाषा के जिस रूप से मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान बोलकर या सुनकर किया जाता है वह भाषा का मौखिक रूप होता है। मौखिक भाषा को कथित भाषा भी कहते हैं, जैसे वार्तालाप, काव्य पाठ, कहानी सुनाना, भाषण, समाचार वाचन, वाद विवाद, नाटक, रेडियो आदि भाषा के मौखिक रूप हैं। अगला है लिखित भाषा यानी रिटन लैंग्वेज। भाषा के जिस रूप से भावों और विचारों का आदान प्रदान लिखकर और पढ़कर किया जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं, जैसे लेख, कहानी, संस्मरण, तार आदि लिखित भाषा के रूप हैं। आइए चलते हैं आगे। भाषा के रूप, फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा निम्न रूपों में पाई जाती है। मातृभाषा, मदर टंग। बालक अपने परिवार अथवा माता से जो भाषा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। किसी हिंदी भाषी परिवार में जन्म लेने वाला बालक प्रारंभ से ही हिंदी भाषा के परिवेश में रहकर हिंदी सीख लेता है, यही उसकी मातृभाषा होगी। प्रादेशिक भाषा, किसी प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा प्रादेशिक भाषा कहलाती है। जैसे गुजरात में गुजराती बोली जाती है, अतः गुजराती गुजरात की प्रादेशिक भाषा है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमालय तथा उत्तराखंड में हिंदी बोली जाती है। पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। अगला रूप है राष्ट्रभाषा। जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश भूभाग पर बोली जाती है तो वह राष्ट्रभाषा बन जाती है। हिंदी भारत की राजभाषा है। आइए चलते हैं आगे। भारतीय भाषाएं। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भारतीय संविधान ने 22 भाषाओं को
मान्यता प्रदान की है, ये निम्नलिखित है। मलयालम, पंजाबी, बोडो, बांग्ला, हिंदी, सिंधी, नेपाली, तेलुगु, कोंकणी, कश्मीरी, संस्कृत, उड़िया, असमिया, तमिल, कन्नड़, मणिपुरी, मैथिली, गुजराती, उर्दू, संथाली, डोगरी, मराठी। आइए चलते हैं आगे। हिंदी। भारत में 1652 बोलियां प्रचलित हैं, परंतु हिंदी सबसे अधिक बोली और समझी जाती है, इसलिए संविधान ने इसे राजभाषा का दर्जा दिया है। अपने समृद्ध साहित्य, फिल्म, रेडियो और टीवी में लोकप्रियता के कारण हिंदी धीरे धीरे विभिन्न राज्यों और यहाँ तक कि अन्य देशों में भी संपर्क भाषा के रूप में स्थापित हो रही है। वैसे भी विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी दूसरे स्थान पर है। आइए चलते हैं आगे। बोली। बोली क्या है कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। यह छोटे छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाला भाषा का स्थानीय रूप होता है। बोली एक क्षेत्र तक सीमित होती है, इसे सरकारी कामकाज में प्रयोग नहीं किया जाता। यह किसी क्षेत्र विशेष में ही वहां के निवासियों द्वारा मौखिक रूप से अपने विचारों के आदान प्रदान का माध्यम होती है। इस प्रकार बोली का क्षेत्र सीमित होता है, जबकि भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है। हरियाणवी, राजस्थानी, भोजपुरी, मैथिली, कन्नौजी, छत्तीसगढ़ी आदि बोलियां हैं। भाषा और बोली में अंतर। भाषा तथा बोली में मुख्य रूप से निम्नलिखित अंतर होते हैं। क्या? पहला देखिए, भाषा का जो संबंध होता है वो व्याकरण से होता है, जबकि बोली व्याकरण सम्मत नहीं होती। अगला है, भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, जबकि बोली का क्षेत्र सीमित होता है। बोली किसी एक ही भाषा का अंग होती है। बोली का प्रयोग बोलचाल में होता है, जबकि भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज में भी होता है। अगला है आपका लिपि। भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है, जैसे हिंदी और संस्कृत की लिपि है देवनागरी। आइए चलते हैं अगले पृष्ठ पर। अगला पृष्ठ है, इसमें आपको नीचे कुछ भाषाएं तथा उनकी लिपियां दी जा रही हैं, आप इन्हें पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसे अंग्रेजी भाषा की रोमन लिपि है, उर्दू फारसी की फारसी, कश्मीरी की शारदा, पंजाबी की गुरुमुखी और मराठी नेपाली की देवनागरी। आइए देखते हैं व्याकरण। व्याकरण का अर्थ होता है विश्लेषण करना। भाषिक व्यवहार के विश्लेषण के आधार पर भाषा के जो नियम बनाए गए तथा किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का बोध कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। वर्ण विचार। वर्ण विचार में वर्णों की बनावट, उच्चारण, लेखन इत्यादि पर विचार किया जाता है। शब्द विचार। शब्द विचार में शब्दों के विभिन्न भेद, रूप, उत्पत्ति व प्रयोग इत्यादि के विषय पर विचार किया जाता है। वाक्य विचार। वाक्य विचार में वाक्य रचना, प्रकार, प्रयोग, विराम चिन्ह इत्यादि के विषय पर विचार किया जाता है। साहित्य। आइए देखते हैं आगे। साहित्य। ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। साहित्य की निम्नलिखित 2 विधाएं होती हैं। प्रथम है पद्य साहित्य। जब कोई साहित्यकार अपनी बात लय या तुकबंदी के नियमों में बांधकर व्यक्त करता है वह पद्य साहित्य कहलाता है। पद्य साहित्य के अंतर्गत कविता, दोहे, गीत, चौपाइयां आदि लिखे जाते हैं। सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास आदि पद्य साहित्य के प्रसिद्ध रचनाकार हैं। अगला है गद्य साहित्य। जब कोई साहित्यकार अपनी बात लय या तुकबंदी में न कहकर साधारण रूप में व्यक्त करता है वह गद्य साहित्य कहलाता है। गद्य साहित्य के अंतर्गत कहानियां, निबंध, नाटक, एकांकी, जीवनी, उपन्यास, संस्मरण आदि लिखे जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद आदि गद्य साहित्य के प्रसिद्ध रचनाकार हैं। आइए देखते हैं आगे। हमने सीखा। तो हमने इस पाठ के माध्यम से क्या सीखा? हमने सीखा कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर, लिखकर, सुनकर अथवा पढ़कर अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भारत में 1652 बोलियां प्रचलित हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा के नियमों और व्यवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं। हिंदी हमारी
राजभाषा है। आइए चलते हैं आगे। आगे है इसकी अभ्यास। अब करने की बारी। इसमें आपका प्रथम है सही विकल्प पर निशान लगाइए। भाषा के कितने भेद होते हैं? भाषा के दो भेद होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को। व्याकरण का क्या अर्थ है? व्याकरण का अर्थ है विश्लेषण करना। वाक्य विचार के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? शब्दों का, वर्णों का, वाक्यों का। तो वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्यों का अध्ययन किया जाता है। आइए चलते हैं आगे। सही वाक्य के सामने सही और गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। हिंदी हमारी राजभाषा है, सही। जब विचारों या भावों को लिखकर या पढ़कर समझा जाता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं, ये भी सही। भारतीय संविधान में 26 भाषाओं को मान्यता मिली है, गलत। कितनी भाषाओं को मान्यता मिली है? 22। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, सही। वे चिन्ह जिनके संयोग से भाषा को लिखित रूप प्रदान किया जाता है उसे व्याकरण कहते हैं, गलत। उसे लिपि कहते हैं। संसार में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, सही। आइए चलते हैं आगे। ग पर सही मिलान कीजिए। इसमें आपको भाषा दी गई है जिसमें आपको क्या मिलाना है? लिपि से मिलाना है। अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन, हिंदी की देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी, कश्मीरी शारदा और उर्दू फारसी। अगला है प्रश्न घ। निम्नलिखित में बताइए कि भाषा के किस रूप का प्रयोग किया गया है? भाषण देने में मौखिक भाषा, विज्ञापनों में लिखित भाषा, माँ बेटे को समझाते हुए मौखिक भाषा, समाचार पत्र पढ़ने में लिखित भाषा, कंप्यूटर पर कार्य करने में लिखित भाषा। आइए चलते हैं आगे अगले पृष्ठ पर और करते हैं अगला प्रश्न। अणे इसमें क्या है? नीचे कुछ भाषाओं के नाम दिए जा रहे हैं, उनके सामने संबंधित राज्यों के नाम लिखिए। बंगला। बंगला कहाँ की भाषा है? पश्चिम बंगाल। मराठी महाराष्ट्र, मैथिली बिहार, असमिया असम। अगली भाषा है आपकी कन्नड़। कन्नड़ है कर्नाटक, कोंकणी गोवा, मणिपुरी मणिपुर, मलयालम केरल। आइए चलते हैं आगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रथम प्रश्न है भाषा से आप क्या समझते हैं? आइए देखते हैं पाठ के माध्यम से। भाषा उसका उत्तर हो जाएगा भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर, लिखकर, सुनकर अथवा पढ़कर अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करते हैं। आइए देखते हैं अगला। भारत में कितनी बोलियां प्रचलित हैं? भारत में 1652। भारतीय संविधान ने कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की है? 22। भाषा और बोली में अंतर स्पष्ट कीजिए। आइए देखते हैं पाठ के माध्यम से भाषा और बोली में अंतर। इसमें आप लिख देंगे कि भाषा तथा बोली में मुख्य रूप से निम्नलिखित अंतर होते हैं। भाषा का संबंध व्याकरण से होता है जबकि बोली व्याकरण सम्मत नहीं होती। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है जबकि बोली का क्षेत्र सीमित होता है। और अगला आप लिख देंगे कि बोली का प्रयोग बोलचाल में होता है जबकि भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज में भी होता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका लिपि किसे कहते हैं? किन्हीं 3 लिपियों के नाम भाषा सहित लिखिए। इसमें आप लिपि की परिभाषा दे देंगे कि जैसे
भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। आप लिख देंगे भाषा और लिपि। इसमें नीचे भाषा लिख देंगे हिंदी, अगला लिख देंगे पंजाबी, उर्दू, और इनके आगे इनकी लिपि लिख देंगे, जैसे हिंदी की देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी और उर्दू की फारसी। आइए चलते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, व्याकरण किसे कहते हैं? इसमें आप लिख सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा के नियमों और व्यवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, व्याकरण के कितने अंग होते हैं बताइए। इसमें आप लिख सकते हैं व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। आइए देखते हैं रचनात्मक गतिविधि। इसमें आपका प्रथम प्रश्न है कि निम्नलिखित वर्ग पहेली में से भाषाओं के नाम ढूंढ कर लिखिए। नेपाली, हिंदी, गुजराती, मलयालम और असमिया, पंजाबी। आइए लिखते हैं ये वाली भाषाएं। अगली भाषा आप लिख देंगे मराठी और मैथिली। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। है रहा खरगोश गाजर खा। इसका शुद्ध वाक्य है खरगोश गाजर खा रहा है। अगला पे है माली है पानी दे पौधों में रहा। माली पौधों में पानी दे रहा है। अध्यापिका पढ़ा कक्षा में रही हैं। अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही हैं। रहा है शेर दहाड़ जंगल में। जंगल में शेर दहाड़ रहा है। शिल्पा गाना रही है। शिल्पा गाना गा रही है। यहाँ आपकी अभ्यास पूरी होती है। आप इस अभ्यास को अपनी अभ्यास पुस्तिका और उत्तर पुस्तिका में पूरा कर लेंगे। और आपने इस पाठ के माध्यम से क्या सीखा? भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। धन्यवाद।